व्यूअर्स, वेलकम टू वीपैट फ्रॉम ओवरसीज। I'm your host फराज दरवेश। बहुत सारी चीज़ें एजेंडा के ऊपर हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के अंदर ये जो फैंटम मूवी है उसके बाद जो एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई, उसके बाद कुछ वीडियोस आए फैसल कुरैशी साहब की तरफ से जिसका जवाब दिया गया। हमजा अली अब्बासी इन्वॉल्व हुए, शान ने भी कुछ थोड़ी बहुत बातें की। शान जो पाकिस्तान के एक्टर हैं, उसके बाद ये इतनी बढ़ गई ये कंट्रोवर्सी कि फैंटम मूवी को मेरे ख्याल से शायद भूल गए और आपस में ही एक बहुत बड़ी तवील एक जो है बहस मुबाहिसे का आलम है। फैसल कुरैशी साहब ने कुछ बातें की जिसपे कई लोगों को एतराज़ है। जिब्रान नासिर साहब के से भी उनकी डिबेट हुई, तो उस हवाले से बात करेंगे। उसमें मेरा भी एक मौक़िफ़ है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में 1965 की जो जंग थी, जिसको पाकिस्तान ये कहता है कि हमने जीती, हिंदुस्तान ये कहता है हमने जीती। फ़िलहाल चूँकि हमारा ताल्लुक़ तो पाकिस्तान से है और भारत है तो हम साउथ एशियंस, ये भी एक हमारा ताल्लुक़ है। तो क्या क्या रियलिटीज़ थी, क्या वाकई ये जंग जीती गई और इस जंग की वजूहात क्या थी, क्या इसके मुहर्रकात थे। दोनों तरफ की तारीख जो है इसको मुख्तलिफ तौर पे कलमबंद करती है। इंडिया वाले कुछ क्लेम करते हैं, पाकिस्तान वाले कुछ क्लेम करते हैं, लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं वो अगर आप उनको पढ़ें तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ों का इंकशाफ होता है, और अगर आप न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ें तो और अजीब चीज़ों का इंकशाफ होता है। और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि किस हिस्ट्री को ऑथेंटिक माना जाए। तो उसमें ये होता है कि एनालिसिस की जाए, एनालिसिस करने के बाद तो हर तरफ की बातें पकड़ के उसको फिर कंक्लूजन उसकी ड्रॉ की जाए। तो उसके हवाले से बात करेंगे। MQM की जो की एक सिलसिला चल रहा है, और मोहसिन अली सैयद जो एक कलीदी किरदार कहा जा रहा था कि डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस से मुलव्वस था, उसको जो है उसने कहा जा रहा है कि उसने स्कॉटलैंड यार्ड के सामने जो है अपना बयान दे दिया है, और उसके बाद जो है लगता है कि कई सारी चीज़ें होंगी और MQM की लीडरशिप है उसकी तरफ जो है अब शायद हाथ बढ़ जाएं लंदन की जो पुलिस है और स्कॉटलैंड यार्ड के। तो इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। डॉक्टर आसिम हुसैन का जो केस है इसके हवाले से गुफ्तगू भी करें, कुछ इंकशाफात भी करेंगे कि डॉक्टर आसिम हुसैन के बाद और ये क्या पूरा केस है, इसके बाद अब क्या होने जा रहा है। तो उसके साथ ही मेरे साथ आज मौजूद हैं मिसबा आजम साहब, और चलते हैं मिर्ज़ा भाई से बात करते हैं। तो मिर्ज़ा भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। तो ये कराची का माहौल बना हुआ है, इतनी लेट नाइट रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। कराची में जब मैं कम से कम जब विजिट करने जाता हूँ तो हमारा ऐसे ही बस ये रात की ही बैठकें होती हैं, तो एक कराची माहौल याद आ गया। तो बहरहाल ये मैंने आपको मैप भी बना के दिखाया, लग रहा है इससे भी आप बड़ा इंटरेस्टेड नाज़रीन मैं बताता चलूँ इससे पहले गुफ्तगू का आगाज़ हो। मेरा ताल्लुक कराची से, मिर्ज़ा भाई का ताल्लुक जो है हरीपुर से है। तो इनको जब बताया गया, मैंने कराची के हालात, इन्होंने कहा डॉक्टर और कोयटा, हरीपुर कोयटा मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन ज़बान तो आपकी बहरहाल बिल्कुल उर्दू बड़ी साफ है आपकी। तो इनको जब मैंने ये मैप बताया, इस मैप को देखे चले आ रहे हैं कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर आसिम हुसैन का ज़ियाउद्दीन अस्पताल कहाँ होता था कराची में, और ये 90 से कितना दूर है। तो मैंने अपनी जो कराची की जो नॉलेज है उसके हवाले से मैंने पूरा मैप बना के दिखाया, तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि ज़ियाउद्दीन और 90 में ज़्यादा फासला नहीं है। तो खैर मिर्ज़ा भाई, सबसे पहले तो ये फैंटम और ये फैसल कुरैशी साहब के हवाले से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह देखते हैं आप, क्या क्या ये फैसल कुरैशी साहब ने फैंटम वगैरह भी तो करते रहेंगे। उस बात हजरत हमारे फराज साहब जो है ना आजकल लगे हुए हैं किसी तरह कंट्रोवर्सी पैदा करने। अब आप बताइए क्या हरकतें क्या करनी। मैंने तो कोई आपने एक दफा पता नहीं क्या लिख दिया, अब उसके ऊपर बहसें शुरू हो गई कि पेट्रियोटिज्म क्या होता है। अब आपने 65 की कंट्रोवर्सी शुरू की। नहीं, फेसबुक पे हमारे बड़े कुछ दोस्त लोग जो है वो कह रहे हैं ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम क्या था, ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में। तो चले मेरा तो पहले एक मौक़िफ़ की और सादा सदा कि पाकिस्तान से अगर मुझे हुब्बुल वतनी अपनी साबित करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए कि मैं जो हूँ महमूद गजनवी के मारकात की बात करूँ, मैं मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात की गुफ्तगू करूँ, मैं इस बात पे जना फ़ख्र महसूस करूँ जी हमने हिंदुस्तान और इंडिया के ऊपर 1000 साल हुकूमत कर ली, मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे जो है उनके ऊपर फ़ख्र महसूस करूँ, हमारी जो डिफेंस की जो कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की उस पर फ़ख्र नहीं। ये सब चीज़ें उससे बढ़कर जो है मुझे कम अज़ कम अगर पाकिस्तान से मुझे हुब्बुल वतनी है तो मैं पाकिस्तान से लोगों से मोहब्बत की मैं बात करूं, पाकिस्तान में जो बच्चों को एजुकेशन फराहम नहीं होती है मैं उसके हवाले से बात करूं, पाकिस्तान के बच्चे जो है थर के अंदर जिस तरह बच्चे मासूम बच्चे मर जाते हैं उसके हवाले से मैं बात करूं, मैं इसके हवाले से बात करूं जो हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं हमारे गाँव और देहातों के अंदर उसके हवाले से मैं बात करूं, पाकिस्तान में जो पानी की कमी होने जा रही है मैं उस पानी की कमी को हाईलाइट करूं कि भाई हमारे मुल्क के अंदर जो है डैम्स बनने चाहिए। तो ये सारी की सारी जो मसले मसाइल हैं और पाकिस्तान से इसकी बढ़ती हुई इंतहा पसंदी उसके हवाले से मैं बात करूं, उस दुश्मन ने जिसने 50,000 से जायद हमारे लोग मार दिए, जितनी
इंडिया की जो 4 जंगी हमने लड़ी उसमें इसके पाव लोग भी नहीं मारे गए। जितने लोग जो है हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए दुश्मन ने मार दिए। हिंदुस्तान ने तो हमें नहीं रोका था कि जी 3-4 साल तक आप वजीरिस्तान में ऑपरेशन ही ना करें। हिंदुस्तान ने तो नहीं कहा था कि हम जो है कुफर के फतवे लगाएं दूसरे फिरकों के ऊपर। हिंदुस्तान तो नहीं कहता है कि आप जो है ब्लास्फेमी के ऊपर जो है इल्जाम लगा के जो है आप ईसाइयों की जेनोसाइड स्टार्ट कर दें, उनके घर जला डालें। कि हिंदुस्तान ने तो आपका हाथ नहीं रोक के रखा हुआ कि अपने मुल्क के अंदर आप हेल्थ की फैसिलिटीज ना बनाएं। हिंदुस्तान ने तो आपको मना नहीं किया कि आप थर के अंदर जो ड्राउट का एक मसला है उसको आप हल ना करें, या आपके मुल्क के अंदर जो पानी के मसले हैं उसको आप ना हल करें, डैम से ना बनाएं। तो ये तो बहुत सारी बात। तो मुझे इस चीज पे होता है कि जी इंडिया ने फैंटम बना डाली। सैफ अली खान साहब ने ये गुफ्तगू की कि जो है हम जो है आपने ये कैसे कहा कि आप हमें घुस के मारेंगे। भाई ये एक मूवी का डायलॉग था, उनका जैसा मर्जी आप मूवीज बनाएं, आप उनकी मूवीज ही क्यों देख रहे हैं? अगर गैरत का तकाजा आप उनकी मूवीज ना देखें। आपने तो मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पे अपने मुल्क का जो आर्ट और कल्चर जो था उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारी मूवी अब उस काबिल नहीं रही है, हम तो अपनी मूवीज बनाए। तो वो फैसल कुरैशी साहब की जो गुफ्तगू थी उससे वो बात स्टार्ट हुई। और फिर मैंने कहा ये हुब्बुल वतनी का एक अजीब क्राइटेरिया है कि बस हिंदुस्तान के इससे दुश्मनी पे सारी हुब्बुल वतनी निकल के आती है, बाकी जो सारे टॉपिक्स उस पे हुब्बुल वतनी निकल के नहीं आती। तो उसके बाद जो है बड़े सारे मेरे दोस्त जो हैं मुझसे इख्तिलाफ पैदा हो गया और जो है वो बात नहीं, लेकिन ये है कि मतलब ये तो एक चीज़ चली आ रही है सालों से कि हिंदुस्तान जो है कि इज अ सिंबल ऑफ एनिमिटी बना हुआ है। और उसके साथ उसकी वजह है भी हिंदुस्तान ने भी आपको आइसोलेट करने की बड़ी कोशिश की और अभी भी कर रहा है। मतलब देखिए हिंदुस्तान से जो आपका मसला है वो सारे मसाइल अपनी जगह पर है। हिंदुस्तान में मोदी साहब के जो बयानात आते हैं, जो गलत बयानात हैं, वो गलत बयान है। आरएसएस की जो व्यू पॉइंट है उससे हम कहीं से एग्री नहीं करते हैं, गलत है। हिंदुस्तान के अंदर जो है लोग मौजूद हैं जो कि इंतहा पसंद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की जो 1.2 बिलियन की जो पॉपुलेशन है वो सबकी सब तो हमसे जो है नफरत नहीं करती है। आप मुझे ये बताएं क्या वजह है कि जब हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जो है मुल्क से बाहर निकलते हैं, अपने मुल्कों से बाहर निकले अमेरिका, कनाडा, यूरोप में या मिडिल ईस्ट में जब इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे के दोस्त कैसे बन जाते हैं? हाँ नहीं बिल्कुल, वो एक कल्चरल तो आपके अटैचमेंट, आप उनके ऊपर भरोसा करते हैं, नौकरियों में एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। रेस्टोरेंट की जहां तक बात है, मैंने तो जितने भी रेस्टोरेंट यहाँ अमेरिका में या कनाडा में कहीं पर भी देखा तो अक्सर लिखा होता है इंडियन एंड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। मैंने तो कहीं नहीं देखा लिखा होगा कि पाकिस्तानी एंड लेबनीज रेस्टोरेंट या पाकिस्तानी एंड अरब रेस्टोरेंट या पाकिस्तानी एंड ईरानियन रेस्टोरेंट, मैंने तो कहीं नहीं देखा। नहीं सही पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं क्योंकि खाने आपके मिलते जुलते हैं। वर्क प्लेसेस पे आप एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, आप एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, सकाफत तो है आपकी। नहीं सकाफत तो ये सारा और जितने हिंदुस्तानी आपके दोस्त हैं, आप मिलते हैं, मैं मिलता हूं, वो थोड़ी कोई बंदूक निकाल के हमारे पीछे पड़े हुए हमारी काट कर रहे हैं। होते हैं ऐसे लोग भी। हां नहीं होते हैं, मतलब यार प्रेजुडिस तो हर जगह है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा हिंदुस्तान ऐसा है। हाँ नहीं, अब ये तो अब यही है कि अब इसका ग्लोबलाइजेशन है, मास मीडिया है हर तरफ, तो अब ये चीज़ें तो सोचनी चाहिए। अच्छा फैसल कुरैशी साहब जो हैं ठीक है, मतलब उनकी अपनी सोच है, अपनी उनकी मतलब उन्हें राइट है जो चाहें कहें। और भाई मैं तो कहता हूँ कि भाई जो भी उन्होंने कहा उनकी अपना व्यू नहीं, लेकिन देखिए ना आप नहीं देखें मिसबा साहब, मसला सारा का सारा ये है कि फैसल कुरैशी साहब के फॉलोअर्स हैं और यंग फॉलोअर्स हैं, और जो हम और इन लोगों को काउंटर करना जरूरी, जो नैरेटिव वो दे रहे हैं, अगर आप उस नैरेटिव को देखें वो तो वही हिंदुस्तान की दुश्मनी और जो है वो जिस तरह की बातें कि जी हम जो है आपकी गंदी इकोनॉमी में, हिंदुस्तान की गंदी इकोनॉमी के अंदर अपना साफ पैसा नहीं डालना चाहते, लिहाजा हम पायरेटेड मूवीज देखेंगे आपकी। ये कैसी बात है? आप गैरत का तकाजा बोले कि हमारे लोग मूवी नहीं देखेंगे क्योंकि इनको मालूम है कि ये पाकिस्तान के लोगों को मूवी देखने से रोक ही नहीं सकते हैं, ये नहीं रोक सकते हैं कि लोग देखेंगे। पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का जो आम आदमी मूवी देखेगा और फैंटम के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो फ्लॉप हो गई, ये सुना है बिल्कुल फ्लॉप हो। तो ये इससे सब में बड़ी दलील है कि हिंदुस्तान का जो आम आदमी है वो आपसे नफरत नहीं करता है। नहीं, और उससे कुछ ही दिन पहले, फैंटम से कुछ ही दिन पहले बड़ा मशहूर वो जो गाना था, मेरे सरहद पार एक दुश्मन सुना एक दुश्मन रहता है, मतलब ये सब बड़ी पॉजिटिव चीजें भी हैं, ये बात नहीं है कि। और अभी ये जो बीबीसी की बजरंगी भाईजान एक मूवी बनी थी वो बड़ी पॉपुलर हुई। हाँ बड़ी पॉपुलर हुई। फिर ये जो बीबीसी में जो एक हैंग आउट हुआ, देखा आपने? जी मैंने उसको भी देखा, जिब्रान साहब वो जिब्रान और उनका, और उसमें वो जो थी होस्ट आलिया, वो यही कह रही थी कि वो अभी बम्बई गई नहीं थी, वहाँ हर जगह पे ताजदार हरम के उन्हें कैसेट सुनने को मिला। क्या यहाँ पर अल्लाह के ऊपर
हमारे हिंदू और सिख दोस्तों को दास करते हाँ, और जो नहीं, बिल्कुल, झूमते नहीं हाँ। देखा, अल्लाह के नहीं, ऊपर जो है मैं समझ पैसे रहा हूँ उड़ाते नहीं देखा। आपका आपने पॉइंट। क्या यहाँ पर जो है वो नारे हैदरी क्या हिंदुस्तानी और सिखों को लगाते नहीं देखा हाँ आपने यहाँ पर? हाँ, नहीं वो जो है क्या कहते हैं, एक चीज़ है ये कि जो कि मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपका क्या पॉइंट है यहाँ नहीं तो पे। मैं कह रहा हूँ सारे हाँ, हिंदुस्तानी तो बुरे नहीं है, हाँ, ठीक है। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो मसला है, मोदी साहब की वो जो हुकूमत का एक जो सिलसिला है, जो उनकी थोड़ी सी एग्रेसिव पॉलिसीज है पाकिस्तान की तरफ, उसको बैठ के काउंटर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें पाकिस्तान को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर और ये सरहदों के ऊपर झड़पें हो रही हैं, इसमें इधर के लोग भी मर रहे हैं, उधर के लोग भी मर रहे हैं, दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं, वो भी अपने लोग क्लेम करते हैं, हम भी अपने लोग क्लेम करते हैं, और वाकई में जब बॉडीज आती हैं तो वाकई में जो है दिल दहल जाता है। सवाल लेकिन यहाँ पर यही है मिसबा भाई कि हमने भी उसी जगह पर रहना है, हम पाकिस्तान कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकता, ना हिंदुस्तान कहीं और शिफ्ट हो सकता है, उसी खित्ते में रहना है। बड़ी सिमिलैरिटीज है आपकी, तो क्या वजह है कि आप लोग अपने मसले सॉल्व नहीं करके दे रहे हैं, और जो आने वाले जो यंग जनरेशन है उनको हम क्या 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 चीज देके जाएंगे विरसे के अंदर? देखिए उसमें मैं दोनों मुल्कों में मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक मुल्क की बात हाँ, नहीं नहीं, कर रहा अच्छा, हूँ। हम ये विरसे में देकर जाएंगे कि हम एक दूसरे की, आप जो है हम उनकी पायरेटेड मूवीज देखेंगे, हम उन पे बैशिंग ही करते रहेंगे, और वो ये विरसे में देकर जाएंगे कि हम आपको अंदर घुस के मारेंगे, हम ये करेंगे। ये हमें इन चीजों से आगे निकलना चाहिए। नहीं, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अच्छा, और उसमें पाकिस्तान जो है बहुत कुछ कर सकता है। देखिए कंट्रीज जो होते हैं ना, अभी अगर आप देखिए सिचुएशन इंडिया की और पाकिस्तान की, पाकिस्तान को तो इंटरेस्ट है इंडिया से एक ताल्लुकात सही करने का, लेकिन इंडिया को क्या इंटरेस्ट है? आप ना तो उन्हें NFM का वो दे रहे हैं स्टेटस, ना तो आप उन्हें अफगानिस्तान के थ्रू रास्ता दे रहे हैं अफगानिस्तान की। अगर आप उन्हें ये सब दे दें तो उनकी स्टेक्स हो जाएगी, उनका इन्हिसार आप पे बढ़ जाएगा, उनका इन्हिसार बढ़ेगा, और जब उनका इन्हिसार बढ़ेगा तब वो ये तब उनकी बिजनेस कम्युनिटी शामिल होगी, और वो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं डिक्टेट करेंगे हुकूमत को, इंडियन अब हुकूमत को। बताइए कि जो मोदी साहब हैं उनको इलेक्शन इन लोगों ने नहीं जिताया, ये जो सड़क पे खड़े होके नारे लगाते हैं, वो कॉर्पोरेट लोग हैं जिन्होंने उनको अपने हेलीकॉप्टर दिए, पैसे दिए ताकि वो जाकर आप जब उनका इन्हिसार आप पे बढ़ेगा, डिपेंडेंसीज बढ़ेंगी, जब आपके पास नेगोशिएशन पावर भी आएगी, तब आप अपने आप को आइसोलेशन में अगर घुसेड़ना चाहते हैं तो हर चीज में कहते हैं कि नहीं आप कश्मीर को सॉल्व करें वरना कुछ नहीं होगा। तो अब ये जो चीजें जब आप शुरू कर देंगे तब तो देखिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन और दूसरी बात है, इंडिया की मीशत तो ग्रो कर रही है, इंडिया की ग्रो करती रहेगी, वो ग्रो करती रहेगी, वो ग्रो उनका हर जगह उनका जो है अमेरिका का यूरोप का उन पे इन्हिसार बढ़ गया है, और वो इतना बढ़ जाएगा एक दफा कि जब वो चाबहार और ये सब बना लेगा तो उसको तो फिर आप उस वक्त आप कुछ देंगे भी तो कहेगा हमें जरूरत नहीं है, नो थैंक्स बट नो थैंक्स, थैंक्स बट नो थैंक्स जो कहते हैं ना। तो वो सिचुएशन आप खुद इंडिया को, जो आपके जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जैसे शेख रशीद साहब टीवी पे बैठकर भड़क मार रहे थे कि किसी ने अगर बात की उस पे कश्मीर पे उसकी टांगें तोड़वा दी जाएंगी, कि किसी, अब यार इस तरह की जो चीजें आप देखें, सवाल देखिए एक बड़ा एक हिस्टोरिकल फैक्ट अगर आप देख लें, 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो लेवल था बराबरी का, वो मजीद उसमें गैप आया, 10 साल के बाद मजीद 1970 में मजीद गैप आया, 1990 में मजीद गैप आया, आज वो गैप मजीद बढ़ गया है। आने वाले जो दिन हैं उसमें आपके और हिंदुस्तान का जो तनासब है उसमें मजीद गैप आ जाएगा। आपकी मईशत वैसे ग्रो नहीं कर रही है, बिल्कुल जिस तरह उनकी मईशत ग्रो कर रही है, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्टर्न मुल्क ममालिक में भी बढ़ेगा, बढ़ गया है उनका। आप उनकी अमेरिका की दो इस वक्त कॉर्पोरेट जो बड़ी कंपनी है उसमें हिंदुस्तानी है, तो देखिए आप कॉर्पोरेट जो कल्चर है और वो अब डिक्टेट करता है मुल्कों की हुकूमतों को भी। पाकिस्तानी को ये बात समझनी चाहिए, आइसोलेशन का शिकार होना कि हमें यूट्यूब पर फलानी चीज चल के तो यूट्यूब को बैन कर दिया जाए, और यूट्यूब में भाई इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी हैं, उससे भी आपने लोगों को महरूम कर दिया। वो फेसबुक पे कुछ हो गया तो जी फेसबुक को बैन कर दिया, तो अब आप बैन कर करके अपने आप को जो है एक आइसोलेशन में ले जाना चाह रहे हैं। नहीं, और इंडिया के साथ तो बिल्कुल ये बात बड़ी ऐसी है कि आप जब तक इंडिया को इस स्टेज पे नहीं लाएंगे कि उसके आपसे स्टेक्स होंगे, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आपसे दोस्ती करे, और वो इस मौके का फायदा उठाता रहेगा और आपको आइसोलेशन में मजीद। और ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि चाइना के स्टेक्स इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से ग्रो हो रहे हैं, और मजीद ग्रो होंगे। भारत पाकिस्तान में भी ग्रो हो रहे हैं वो स्टेक्स, लेकिन हिंदुस्तान में भी उनकी ट्रेड हो रही है, एक्सपोर्ट हिंदुस्तान में भी है। हाँ, लेकिन यार पाकिस्तान में जो चाइना के इंटरेस्ट ग्रो हो रहे हैं ना, वो बड़ी डिफरेंट है, वो सिक्योरिटी रीजन है, और चाइना कभी सिक्योरिटी को दूसरा दर्जा नहीं देगा ट्रेड को। आपकी बात सही है, लेकिन हिंदुस्तान खुद भी उनकी अपनी जो मईशत जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से पाकिस्तान की तो नहीं बढ़ रही है। और दूसरी बात ये कि
जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो एक एक जो सीरियस जो मसला अटका हुआ है, इसको इन दोनों ने खुद ही हल करना है। इसको ना चाइना ने आके हल करवाना है। आपके लिए ये समझ लें कि चाइना हमारा दोस्त है तो बस हम उसके ऊपर डिपेंड करके बैठे रहेंगे, कुछ होगा तो चाइना हमारी मदद करेगा। ये सब बातों से आगे निकलना चाहिए इनको। नहीं, दैट्स ट्रू कि मतलब अब ये जो इन्हिसार जो हम लोग करते हैं किसी पर, कि कभी अमेरिका का फ्लीट आकर हमें बचाएगा, कभी कुछ होगा, तो ये चीज़ें नहीं। और पाकिस्तान ने किया भी है, इस तरह की डिप्लोमेसी की भी है। लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी करें सही तरह से, 1974 में जब पोखरान में बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया था इंडिया ने, उसके बाद इंदिरा गांधी साहबा का प्लान था कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन और जो एटॉमिक फैसिलिटी उसे डिस्ट्रॉय करना है। ये केबल्स हैं जो कि रिलीज हुए हैं, मतलब अभी अखबार में मैंने नहीं पढ़ा, एक रिपोर्ट में पढ़ा। अच्छा, उसमें जो ये हुआ कि उस वक्त डॉक्टर मुनीर अहमद, जिनका कोई जिक्र नहीं करता अभी, वो गए वहाँ के ऊपर वियना में किसी कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पर उन्होंने जो उनके इंडिया के जो बॉम्ब के जो वो थे, रामन का नाम था, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा, उनको ये ओपनली थ्रेट किया कि अगर आपने किया तो आपका जो ये BRC जो कि बम्बई में उनका पूरा न्यूक्लियर प्लांट है, उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। क्या हुआ, वो लोग पीछे हटे। हाँ, कि मतलब यार डिप्लोमेसी काम करती है आपकी। अच्छा, मगर अब ये है कि आप अब दौर वो नहीं है अब आप। अच्छा, मैं अब जरा आ जाऊँ जरा इस चीज के ऊपर कि ये एक दूसरी बात है 1965 की वॉर। दोनों ममालिक क्लेम करते हैं। सबसे पहले आज रियाज साहब नहीं है, तो रियाज साहब के बीच को देखेंगे तो उनको ये होगा कि आज मैं नहीं हूँ, तो इन लोगों ने तो बिल्कुल ही जो है दोनों ने मिलके टोटली जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए जो है ना पाकिस्तान के जो है उनकी नजर में तो पाकिस्तान के हुब्बुल वतनी को हमने पारा पारा कर दिया और जो है हिंदुस्तान का मौके शायद पेश कर रहे हैं। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल हो गए, जितना हम न्यूट्रल हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। जितने न्यूट्रल हम हो सकते हैं उतने न्यूट्रल हम हो जाएं, क्योंकि हम साफत भी बहरहाल हम साफत कर रहे हैं यहाँ पर। 1965 वॉर दोनों के दोनों ममालिक क्लेम करते हैं हमने जीती। पाकिस्तान के भी शोहदा हैं, और मैं जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ राय हक के शहीदों, तो वाकई में एक जोश उभरता है, खून जो है ना वो जो है ठाटे मारता हुआ जो है पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी ठाटे मारती है खून के अंदर। तो ये बात तो अपनी जगह, लेकिन अगर हकीकत में अगर आप आगे देखेंगे प्रैक्टिकल उसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा अगर आप पस मंजर बताएं यार। वो दौर जो था बड़ा इंटरेस्टिंग था। वहाँ पे रन ऑफ कच्छ का इंसिडेंट हुआ पहले, कि इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान जो था क्वाइटली अंदर चला गया, और वहाँ पर उन्होंने अपने वहाँ पे उसको पता ऐसे चला कि उन्होंने कुछ वो देखे, मिलिट्री की जो गाड़ियाँ थी उसके फुट स्टेप देखे, उससे पता चला। तो मतलब ये जो चीज़ें थी, फिर उसके बाद जब ये था, अच्छा ये प्लान बड़ा इंटरेस्टिंग था। कहा ये नहीं, ये जो था 65 वॉर का, इसमें कहते हैं अयूब खान इतने सपोर्टिव नहीं थे। ये भुट्टो ने और जो सिविलियन लीडरशिप थी उसने उन्हें काफी अख्तर मलिक का नाम आता है, नहीं थे तो सब लोग, अयूब खान का भी नाम आता है, और उसमें तो सारे, लेकिन अयूब खान फॉर सम रीजन इतने इम्प्रेस नहीं थे। आइडिया ये था कि आप यहाँ से ऑपरेशन जिब्राल्टर जिसे कहते हैं, कि आप यहाँ से लोगों को ट्रेन करेंगे और कमांडोज को आप इन्फिल्टर करेंगे थ्रू पैराशूट, थ्रू वॉक इन और कश्मीर में वैली में, और वहाँ के ऊपर। अच्छा, कश्मीर जो है वो एक्चुअली तीन हिस्से में है। कश्मीर जो है पार्टली जो है वो कुछ लद्दाख का एरिया जो हिंदूज का है, कुछ का मुसलमानों का है, कुछ का इधर कुछ ये जो है ना आपके नॉर्दर्न जो एरियाज हैं सारे, तो 3 हिस्सों में है बेसिकली। तो ये था कि जो वैली में आप इन्फिल्टर करेंगे और वहाँ इंटरनल लोगों से, कि मतलब जो थर्ड कॉलमिस्ट की जो हैं उनसे मिल के, फिफ्थ कॉलमिस्ट जो हैं उनसे मिलकर आप एक अपराइजिंग क्रिएट करेंगे, सॉलिड अपराइजिंग, और फिर ये हो इंडिया के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर, मतलब यार डिस्प्यूट, ये ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात कर रहे हैं। हाँ, ऑपरेशन जिब्राल्टर। और फिर ये है कि जो मिलिट्री है वो आएगी, दैट इज ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। पाकिस्तान मिलिट्री आएगी कश्मीर के अंदर और उसको जो है, तो ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टेप 1 था जिसके अंदर पैराशूट से लोगों को उतारा गया। मेरी अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो मतलब मुझे ये लगता है तो ऑपरेशन जिब्राल्टर में ये था पैराशूट से जो पाकिस्तानी फौजी मौजूद है वो वहां की लोकल पॉपुलेशन के अंदर अपराइजिंग पैदा करेंगे। उन्होंने अपराइजिंग पैदा की, और उसके बाद दूसरा जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की आप बात करेंगे वो ये था कि जब अपराइजिंग हो जाएगी तो टैंकों के साथ पाकिस्तान जो है कश्मीर में घुसेगा, मिलिट्री के साथ। अच्छा, 71 में इंडिया ने क्या किया? यही किया ना,
कि उसने इन्फिल्टर किया लोगों को, मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, उनको सपोर्ट दी हर तरह से। जब वो उन्होंने अपराइजिंग्स की, जब इतनी ज़्यादा अपराइजिंग हुई, मिलिट्री से लड़े वो लोग, लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद इंडियन आर्मी आ गई कि यार हमारे बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, हमें उनसे हम तो बचाने के लिए तो कुछ मुझे लगता है कुछ यही टाइप का प्लान था वो, यही टाइप का प्लान 1965 में पाकिस्तान ने बनाया। लेकिन फर्क ये हुआ कि जो वहाँ के जो फिफ्थ कॉलमिस्ट थे, फिफ्थ कॉलमिस्ट अभी क्या मनाते हैं? फिफ्थ कॉलमिस्ट उन्हें कहते हैं ना, जो कि आपके अंदर हो लेकिन वो है दूसरे की बाहर वाले की। तो जो वो लोग थे उन्होंने एक तरह से गद्दारी की, अगर गद्दारी कह लें आप इसे, उन्होंने मतलब धोखा दिया। उन्होंने इंडियन आर्मी को बता दिया कि ये सारे सोल्जर अंदर घुसे हुए हैं इन पाकिस्तान से, और उन्होंने जाकर उन्हें पकड़ लिया और वो सब उन सारे ऑपरेशन जिब्राल्टर के जो सोल्जर्स थे, अंदर कमांडो उनको पकड़ लिया, मार दिया, बहुतों को अरेस्ट कर लिया, जो भी हुआ उनके साथ, बेचारों के साथ। तो वो जो था और उन हीरो को शायद हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते ना, आपको बताया भी नहीं, तो सीक्रेटली गए थे, उनको तो किसी ने जिक्र भी नहीं किया। अच्छा, अब मुझे ये याद नहीं रहा कि उसके बाद पाकिस्तान ने एडवांस किया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का या नहीं किया, अब ये मुझे याद नहीं रहा सही तरह। लेकिन जो भी हुआ, जो नेक्स्ट स्टेप वाज कि इंडिया ने लोग जो वर्किंग बाउंड्री थी उस पे से अटैक कर दिया, वर्किंग बाउंड्री पंजाब में सियालकोट पे पूरा, पूरा नेवी के थ्रू हर साइड से उसने अटैक कर दिया ना। तो ये जो था ये कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा, पाकिस्तान जो कहता है कि हमारी जो विक्ट्री, अभी एजाज हैदर साहब, अच्छा बात है, वैसे एक और चीज कोड अभी जो एक हफ्ते पहले एयर मार्शल असगर खान का इंटरव्यू आया है, उन्होंने कहा कि जब हम लोग इतनी ज्यादा एक्टिविटीज कर रहे थे कश्मीर में 1965 में, तो मैं अयूब खान साहब के पास गया और मैंने कहा कि सर ये हम क्या कर रहे हैं, हम इतनी ज्यादा अगर हमने एक्टिविटीज बढ़ा दी इंडियन कश्मीर के अंदर तो इंडिया अटैक करेगा हम पाकिस्तान के ऊपर, यानी कि वो पंजाब से अटैक करेगा, सिंध से अटैक करेगा, तो आप उसके बारे में करो। तो अयूब खान साहब ने कहा नहीं वो सब हमने देख लिया, इंडिया अटैक नहीं करेगा, इंडिया बाउंड्री को पे अटैक नहीं करेगा, वो हम कश्मीर में जो हम कर रहे हैं वो होता रहेगा। यही कैलकुलेशन थी पाकिस्तान की कि वो जो है वो वहां से नहीं आए। तो जो अभी वो इधर से आ गए, पंजाब से आ गए। अभी जो एजाज हैदर साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू, हाँ मैंने देखा, एजाज हैदर साहब ने एग्जैक्टली यही पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि भाई आप हमला तो एक तरह हमने किया था, हमने वहां पे शुरू किया था सारा, वो तो उन्होंने रिटेलिएट किया। तो ख्वाजा आसिफ का जो प्ली था, नहीं उनका प्ली बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया जो है सब बलूचिस्तान में मदाखलत कर रहा है, इंडिया जो है बलूचिस्तान में बहुत इंसर्जेंट्स को हेल्प कर रहा है, तो हम भी इसका मतलब बॉर्डर पे में घुस जाएं इंडिया के अंदर। तो मतलब दैट्स व्हाट आई से कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उससे वो की। और जो जब इंडिया ने दूसरी बार अटैक किया था, और ये तो किताबों में ये तो है, जस्टिफाइड नहीं था बॉर्डर पे अटैक करना, कश्मीर तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। सियालकोट चविंडा में जो टैंकों की लड़ाई हुई थी, टैंकों से जो उसने रेड किया था, वो रेड इंडिया ने वो रेड रोक लिया था पाकिस्तान ने उस वक्त वहां बहुत बड़ा एक ऑपरेशन, और इस वजह और उनको सलाम पेश करना चाहिए। हाँ, और ये वजह है कि पाकिस्तान उसे एज अ विक्ट्री ट्रीट करता है। और मैं समझता हूँ कि सियालकोट में उनको घुसने नहीं दिया, सियालकोट उनको नहीं, चविंडा सेक्टर में उनको रोक दिया, वहीं पाकिस्तान के फौज ने। और वो कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद द बिगेस्ट टैंक बैटल वहां के ऊपर, कि इंडिया ने बहुत ही बड़ी टैंक की फौजों से हमला किया था वहां के ऊपर। चविंडा में ऑडियंस ये टू बी नोटेड कि पाकिस्तान की फौज की बहाल एक जो नहीं, पाकिस्तान का फौज का मार्का था। और ये था कि जो ये किया था कि जो लाहौर की साइड से आ रहे थे, तो पहले तो वो लोग घुस आए थे अंदर। नहीं, लेकिन लाहौर में तो सुना है कि लाहौर के बिल्कुल अंदर तक आ गए और कोई डिफेंस नहीं था। हाँ एग्जैक्टली, खुली सड़क पे वो चले आ रहे थे। लेकिन उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था कि ये जो ये कहा जाता है, ये जो उनको लगा कि उनके अक्सर फौजियों को ये लगा कि हमेशा ट्रैप किया जा रहा है, ट्रैप किया जाए, तो वापस चले गए। फिर पाकिस्तान की आर्मी ने जो दूसरी अकलमंदी की, मतलब आई एम नॉट सार्कास्टिक, आई एम प्रेजिंग देम, कि उन्होंने बीआरबी लिंक का जो ब्रिज था वो उड़ा दिया, उससे जो था वो रुक गया। वो बीआरबी जो है बेदिया नहर जिसे कहते हैं, उस पे किसी ने किताब भी लिखी है। बेदिया नहर जो है वो काइंड ऑफ काटती है, उसको क्रॉस करना था, और उसको क्रॉस कर, वो काफी चौड़ी नहर है, तो उसको जब उसका ब्रिज उसको खत्म कर दिया पाकिस्तान ने, तबाह कर दिया। ये बड़ा खुद ही तबाह कर दिया अपना ब्रिज, खुद ही तबाह कर दिया, पाकिस्तानी फौज है लाहौर में ना घुस सके। लेकिन जो एज अ कॉन्सिक्वेंस था वॉर का, उसमें इंडिया ने, अब अगर मुझे सही याद है, कोई 410 स्क्वायर माइल का एरिया कश्मीर में कब्जा किया था, और 200 कुछ स्क्वायर माइल का एरिया वर्किंग बाउंड्री पे किया था इंडिया ने।
और पाकिस्तान ने कोई अराउंड 200 और 300 स्क्वायर माइल का एरिया इंडिया कैप्चर किया। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जब वो गए वहां के ऊपर ताशकंद में जब वो गए तो ये हुआ कि इंडियन आर्मी जो थी वो ये नहीं चाह रही थी कि जो तितवाल और जो हाजीपुर के एरियाज हैं उन्हें छोड़ा जाए। उनका ये प्लान था कि इन दोनों को हम रखेंगे इंडियन आर्मी और फिर अपना नेगोशिएट करेंगे। और क्या हुआ कि उन्होंने वो छोड़ दिया, उन्होंने आर्मी से कह दिया कि उसे खाली कर दो, एग्री कर दिया उसके। लाल बहादुर शास्त्री कि कौन सी दो जो पोस्ट थी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट तितवाल और ये कश्मीर के अंदर, और हाजीपुर पंजाब में, मेरा ख्याल से ये भी कश्मीर में ही। दोनों जो कि इंडिया ने कब्जा कर ली थी, ये छोड़ना नहीं चाहती थी इंडियन आर्मी, लेकिन उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने और उसका इम्पैक्ट बड़ा बुरा पड़ा कि जब उनका जो था इंडिया में, वो वहीं थे, ताशकंद ही में थे, जब इंडिया में उनके खिलाफ बड़ी बातें हुई और उनकी बेटी से जब उन्होंने बात की फोन पर ताशकंद से, तो उनकी बेटी ने वो बहुत रोई और कुछ समथिंग लाइक दैट, वो उन्होंने सारा पूरा अकाउंट लिखा है ये कुलदीप नायर ने अपनी किताब में उसका कि क्या हुआ, वो मुझे पूरी तरह वर्बेटम तो याद नहीं। फिर उसी रात ही पास्ड अवे। अच्छा, हाँ, शास्त्री जी। फिर जब ये ख़त्म हुआ है, क्या कहते हैं, जब कम्युनिज्म ख़त्म हुआ है, तो जब कुलदीप नायर साहब रशिया गए और वहाँ से ताशकंद गए और वहाँ से जाकर उन्होंने पेपर्स निकालने की कोशिश की कि शास्त्री का इंतकाल कैसे हुआ था। उन्हें कुछ नहीं मिला वहाँ, सारा कुछ गायब था वहाँ से। तो इन्होंने तो ये तक लिख दिया है कि एक तरह से कुलदीप नायर ने एक तरह से इनडायरेक्टली ये कहा है कि शास्त्री जी को मार दिया गया था इसकी वजह से। किसने मार दिया? हिंदुस्तान की आर्मी ने, इंडियन इंटेलिजेंस ने। उन्होंने लिखा नहीं है ये चीज, उन्होंने ये बात नहीं कि प्लीज, लेकिन ये उनकी मरने के जो वजूहात थी जो उन्होंने बताई, आज तक नहीं मालूम हो सकी। उन्होंने कुछ चीजें बताई कि उनका ग्लास जो था वो ऐसे गिरा था और उनका ये था वो था, पूरा उन्होंने नक्शा खींचा उसका। और अच्छा, कुलदीप नायर इज नॉट ओनली अ जर्नलिस्ट, ही इज अ गवर्नमेंट पर्सन आल्सो। वो गवर्नमेंट में भी रहे हैं और बहुत क्लोज थे शास्त्री जी से और इन लोगों से। तो कमिंग बैक टू अवर प्रीवियस टॉपिक के ये जो सारा सिस्टम हुआ, एक और शास्त्री जी उस वक्त ये चाह रहे थे कि अय्यूब खान साहब के साथ कि हम एक साइन कर लें कि हम कभी भी एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। उन्होंने उनका जो हाथ का लिखा हुआ है अय्यूब खान के कि we will resolve all the problems by mutual dialogues instead of war और ये सब चीजें। तो ये जो था, अच्छा, वो अय्यूब खान ने उसके जो डॉक्यूमेंट था उस पे हाथ से लिखकर उनको दिया था, तो वो भी कुलदीप नायर ने अपनी किताब में लिखा। मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा हर एक को पढ़नी चाहिए वो किताब, बहुत डिटेल में 65 वॉर का जिक्र। अच्छा, उसमें आपको ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखनी पड़ेगी कि उन्होंने इंडिया की साइड को एक तरह बहुत डिफेंड किया है। उन्होंने ये सब नहीं बताया कि इंडिया ने इलीगली बॉर्डर से, भाई यार आपके स्कर्मिश हो रही थी तो आपको पूरी नेवी लेके घुस गए आप, और वो सब ये भी जस्टिफाइड नहीं था। हाँ, जस्टिफाइड नहीं था ये। फिर इंडिया में कश्मीर जो डिस्प्यूटेड जो है जगह थी, डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी कश्मीर, उसके जवाब में आप जो है जो सेटल्ड इलाके में आप कैसे उसमें आप घुस गए, पाकिस्तान के आप सेटल्ड इलाकों में घुस गए आप। एग्जैक्टली। फिर 71 हमला तो फिर ये हुआ ना हिंदुस्तान की तरफ से। नहीं, बिल्कुल हमला हुआ। ये तो जो हमने वहां पर झड़पें की, डिस्प्यूटेड जो आपकी प्रॉपर्टी टेरिटरी है उसके डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर पाकिस्तान ने जो है ना जो है इंसर्जेंसी बढ़ाई, माना, लेकिन उसके लिए उसके जवाब में आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने रिस्पॉन्ड किया सेटल्ड इलाकों में, किया कि आपके सेटल्ड इलाका। और ये जब मुशर्रफ तो इंडिया की तरफ से हुआ, तो इंडिया की तरफ से था, ये तो इंडिया ने किया था, ये तो पाकिस्तान ने नहीं किया था। अब आप इस पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने वो क्यों किया। अब फिर मैं ये कहूंगा कि फिर इंडिया ने वो क्यों किया, ये तो उसमें तो फिर बातें हो सकती हैं। नहीं, क्योंकि यार ईस्ट पाकिस्तान वाज नॉट इवन डिस्प्यूटेड टेरिटरी, वो तो आपका मुल्क था। आपने वहां पर इन्फिल्टर किया लोगों को, आपने वहां गया तो मोदी साहब ने ओपनली कह दिया अब तो हमारे हिंदुस्तानी भाई, और वहां पर पाकिस्तान की जो फौज है उसको महसूर कर दिया था, उनको महसूर कर दिया था। और तो मतलब यार अब ये सारी चीजें देखें अगर आप, तो एक तरह से जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की वो बहुत दिल को लगती है कि मतलब यार कि
अब झड़पें तो होती रहती हैं, अब आप घुस जाएं किसी के कंट्री में और वहां के ऊपर आप बात पूरी सही है। जंग शुरू कर दें इस हाँ, तरह से। हाँ, ठीक है। और ये कारगिल में भी कारगिल में नहीं, ये हो सकता था कारगिल के हो अंदर सकता भी। हाँ, लेकिन नहीं, 1971 में जो उन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, ये तो बहरहाल कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। ट्रू। वो जो है माना कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप की गलती थी, पाकिस्तान की फौज की गलती थी कि वहां पर जो है अपने ही लोगों के खिलाफ जो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे मासूम बंगाली भी पाकिस्तान की फौज के हाथों मारे गए, बड़ी चीजें हुई हैं। लेकिन इससे कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं कि हिंदुस्तान ने जो मुक्ति बाहिनी और जो इंसर्जेंसी बांग्लादेश में स्टार्ट की, वो तो कहीं जस्टिफाइड नहीं, तो पाकिस्तान का अंदरूनी मसला था। और ये बात फेलियर है पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का और मिलिट्री लीडरशिप का कि वो उस मसले को, ईस्ट पाकिस्तान का जो मसला था, इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट्स आए थे उसको मैनेज नहीं कर सके। नहीं, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि तारिक अली ने लिखा है अपनी किताब में कि उन्होंने पर्सनली इंदिरा गांधी से ये बात की, तो इंदिरा गांधी ने ये बताया उन्हें कि जो जनरल मानेक शाह थे, जंग 71 के बाद वो गए इंदिरा गांधी के पास और कहते हैं कि बस हम वी आर रेडी टू फिनिश वेस्ट पाकिस्तान आल्सो। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई मुझे ये फियर हुआ कि भाई अभी इतना इनका पब्लिक में सपोर्ट है मिलिट्री की, अभी अगर मैंने कुछ इनको नहीं कहा तो ये कहीं तख्ता लट के कुछ खुद से ना करने, तो उन्होंने डिले किया चीज़ों को। और फिर जब कैबिनेट से बात हुई तो फिर उनको ये कहा गया कि यार आप इसको डिले करें। कैबिनेट ने ये मशवरा दिया कि डिले करें थोड़े दिन और इस तरह से, और फिर उसके बाद उनको रिटायर किया गया मेडल्स देकर, और इस तरह से इसको डिफ्यूज़ किया गया। तो इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसके हमेशा से वो ये चीज़ है उसके जहन में। लेकिन इंटरेस्टिंगली कि जो ये 1965 वॉर का जो ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू कुलदीप नायर, वो तो शास्त्री जी ने दिया था कि आप सेंट्रल पाकिस्तान में हमला कर दें, कि आप उसमें चले जाएं। ठीक है। तो अब ये है कि ये चीज़ ही वॉज नॉट वेरी श्योर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, लेकिन उन्होंने जब पर्सनली उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ यस आई डिड दैट। लाल बहादुर शास्त्री ने ऑर्डर किया हिंदुस्तान मिलिट्री को ऑर्डर किया कि आप सियालकोट और सिंध के सेक्टर में और पूरे वर्किंग बाउंड्री पे आप जो है घुस जाएं। अच्छा, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो सही है, कम से कम भाई वो वहां पर ये तो हुआ कि मिलिट्री बगैर इजाजत के नहीं घुस गई थी। हाँ नहीं, लेकिन ये है कि जो ये सारा जो यूजुअली जो मिलिट्री जो होती है, जैसे 71 का इंदिरा गांधी तारिक अली की जो मैंने बात इसीलिए बताई कि मिलिट्री भी वहाँ बहुत वो है, मतलब वो वहाँ कर रही है सिलसिला, ठीक है, करती है। अच्छा, अब जरा पाकिस्तान के हालात की तरफ हम आ जाते हैं। अभी हमारे एक साफी दोस्त हैं आरिफ सैयद साहब, फेसबुक पे आप भी वो उनके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं। उन्होंने ये जो पूरी की पूरी एक सिलसिला है डॉक्टर आसिम हुसैन का, इसको शो से पहले आप उनसे मैं उनसे फोन पे ही बात कर रहा था, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह उनके थोड़े बहुत लिंक्स वगैरह भी रहे। वो तो मैं नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन कहना के मकसद ये है कि उन्होंने जो बताया कि इस वक्त जो डॉक्टर आसिम हुसैन साहब को जो अरेस्ट हुआ है, इससे वो बेसिकली तो ये अब तो मीडिया में खुल के ये वाली बात आ गई है कि जी हाँ, ये डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो है वो MKM के सिंपैथाइजर थे, उनके हमदर्द थे, और लेकिन थे ये पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि जरदारी साहब के अच्छे दोस्त थे। लेकिन एक और भी उन्होंने 2-3 कैरेक्टर्स के नाम लिए। एक कैरेक्टर जो यानी कि आसिम हुसैन साहब को डील करते थे, एक उनका नाम लिया सरफराज मर्चेंट साहब। सरफराज मर्चेंट साहब वही है जो कि एक पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा थी नीली, जिससे उनकी शादी हुई थी। और ये वही साहब हैं कि जब अल्ताफ हुसैन साहब के घर से जब मनी लॉन्ड्रिंग के जो पैसे स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए थे, तो उन्होंने कहा था कि पैसे मेरे दिए हुए थे। सरफराज मर्चेंट, अच्छा मुझे याद आ गया। सरफराज मर्चेंट ने कहा था कि पैसे अल्ताफ हुसैन साहब, अल्ताफ भाई को मैंने दिए थे। सरफराज मर्चेंट साहब की तारीख ये है कि वो उनकी जो है शाराय फैसल में कराची में फर्नीचर की दुकान हुआ करती थी, और उसके बाद जो है सरफराज मर्चेंट साहब जो है लंदन में पिछले 11 साल से होटल में ही रह रहे हैं। वहाँ के होटल में ही रह रहे हैं वो 11 साल से। ये भी एक अजीब व गरीब सरफराज मर्चेंट ने भी तो कोई स्टेटमेंट दिया है ना। हाँ, आप सरफराज मर्चेंट जो है वो एक डूबियस किस्म का रोल कैरेक्टर है, जो कि ना वो पीपल्स पार्टी के हैं पूरी तरह से, ना वो MKM के हैं पूरी तरह से, लेकिन वो हैं भारत दोनों तरफ से वो डबल खेल रहे हैं, या वो एक अजीब वो कोई MKM से ऑफिशियली मुंसलिक नहीं है। तो वो और यही सरफराज मर्चेंट साहब थे। ये अनीस एडवोकेट जो MKM के अनीस एडवोकेट हैं, ये सरफराज मर्चेंट और डॉक्टर आसिम हुसैन, जिस वक्त इमरान फारूक साहब का भी कत्ल हुआ है, तो ये इस वक्त जो है एक होटल में खाना खा रहे थे लंदन के अंदर, और ये बड़े क्लोज रहे हैं सरफराज मर्चेंट साहब आसिम हुसैन साहब के भी। यानी कि हालत ये थी कि मुख्तलिफ पासपोर्ट के ऊपर ये कराची आया करते थे सरफराज मर्चेंट साहब, यानी कि अपने असली पासपोर्ट पे नहीं, मुख्तलिफ पासपोर्ट पे जब ये कराची आया करते तो डायरेक्ट जो है ये एयरपोर्ट से डायरेक्ट निकला करते थे बगैर किसी तलाशी के, और सीधे जाके जो है
ये डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के साथ कभी तो घूम रहे हैं, कभी गवर्नर सरफराज साहब के साथ मर्चेंट घूम जो रहे हैं। हैं ये आसिम हुसैन के दोस्त हैं। ये आसिम हुसैन के भी दोस्त हैं और ये एमकेएम के भी दोस्त हैं। अच्छा अच्छा। और ये वही साहब जिन्होंने कहा था कि भाई मैंने इनको पैसे दिए थे, और ये ही साहब जब ये कराची आया करते थे तो ये डायरेक्ट जो है जाया करते थे, आसिम हुसैन साहब से भी मिल रहे हैं, एमकेएम की लीडरशिप से भी, हर जगह, यानी कि ये वीआईपी घुमा करते थे कि पाकिस्तान जब भी आते थे। और ये पाकिस्तान के बहुत सारे जो पूरा, अच्छा ये भी एक बड़ी अजीब किस्म की बात है कि ये कराची से जब भागे थे सरफराज मर्चेंट साहब, कि इनका झगड़ा हो गया था कराची के एक डॉन से, और कराची के डॉन का जो लोगों का शक है वो थे शोएब खान साहब, जिनको जेल में जो है मरवा दिया गया था, शोएब खान साहब, उनसे इनका झगड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में ये कराची से भागे थे ये। उसके बाद ये बाहर चले गए और उसके बाद समझ में नहीं आता कि इनका जरिया माश क्या है, ये क्या करते हैं। तो होटल में रहते हैं और ये अल्ताफ हुसैन साहब को उन्होंने को 4-5 लाख डॉलर भी दिए थे, जो उन्होंने जो है निकले थे, मतलब हर जगह हर तरफ से वो जो है वो कवर्ड हुए हैं। और आसिम हुसैन साहब से भी उनके जो है बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं। तो यार सही साहब ने अपनी पूरी रिपोर्ट मुझे इससे पहले, शो से पहले दी। अनीस एडवोकेट जो हैं, जो कि आज भी अल्ताफ हुसैन के साथ होते हैं, उनके बारे में ये बात है कि वो आसिम हुसैन साहब का जो पूरा सिलसिला था, उनकी जो एमकेएम से जो लिंक्स थे, और ये पूरी, यानी इस हद तक होता था कि ये भी कहा जा रहा है कि जो एम्बुलेंसेस जो थी, अक्सर जो है आसिम हुसैन साहब की एम्बुलेंसेस इस्तेमाल होती थी असला लॉजिस्टिकली जो है इधर से उधर मूव करने में। तो ये भी एक अजीब किस्म की बात है कि इस हद तक ये लोग इन्वॉल्व थे। अच्छा, मैंने आपको नक्शा बना के दिखा दिया कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल कहाँ 90 कहाँ, खैर इससे कहीं से जस्टिफाई नहीं हो सकता कि आसिम हुसैन साहब खुद जो है खुद जाती तौर पे मुलविस थे, घर करीब होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन अब ये सिलसिला है कि अब आसिम हुसैन साहब जो बोल रहे हैं, और अब अगर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो बहुत सारी चीजों में वो मुलविस रहे हैं, और वो बेसिकली तो अच्छा, खुर्शीद शाह साहब जो हैं, उनका जो इंटरव्यू, और जो पीपल्स पार्टी के दूसरे लीडर्स हैं, उनके जो इंटरव्यूज अगर आप देखें तो वो आसिम हुसैन साहब की गिरफ्तारी के ऊपर कोई इतनी ज्यादा वो खफा नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब ने तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, हामिद उनको निकाल के जो है उनको निकाला जाएगा, उनको तो बचाने के लिए किया, वो तो अब निकल के आएंगे और वो तो बिल्कुल क्लीन अप हो जाएंगे। मतलब उन्होंने तो एक तरह से बिल्कुल आपके जरदारी साहब को भी उन्होंने पहले तो बता दिया कि साजिश है, फिर उसमें जरदारी साहब भी इन्वॉल्व है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है। तो ये मेरी समझ नहीं आई वो बात कि उनका क्या वो था, कि जब मैं सुन रहा था तो मेरे तो कुछ अजीब और गरीब गुफ्तगू थी वो। तो ये बताइए फराज के, जब आप बात कर रहे थे तो उस वक्त मैंने ये भी सुना आपका कि कुछ शर्जील मेमन साहब की बात कर रहे थे। हाँ, शर्जील मेमन साहब की जो बात बता रहे थे, तो उनका कुछ लिंक रहा शर्जील मेमन साहब के साथ, पर मैं नहीं वो डिस्क्लोज कर सकता, मतलब कैमरे के ऊपर उनकी इजाजत के बगैर। लेकिन शर्जील मेमन साहब का भी कुछ सिलसिला यही था कि उनको भी वो एक आम आदमी हुआ करते थे, उसके बाद उनको जो है थर के पास किसी इलाके से उनको जिताया गया और उनको सियासत में लाया गया। लेकिन शर्जील मेमन साहब को खुद को, अच्छा। और शर्जील मेमन साहब कोई पीछे से कोई जमींदार कोई वडेरा फैमिली है भी नहीं। अच्छा। और शर्जील मेमन साहब भी इसी तरह की बहुत सारे जो पीपल्स पार्टी के जो डर्टी वर्क होते हैं वो करने में वो भी मुलविस हुआ करते थे। उसके बाद जो है उनको प्रमोशन होती गई और वो यहाँ तक पहुँचे। तो ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू है, अजीब व गरीब किस्म की कहानी है। तो नजर ये आ रहा है कि पता नहीं वल्लाह आलम क्या क्या चीज़ें हो रही थी। और ये कहा जा रहा है कि आसिम हुसैन साहब को जो अरेस्ट किया गया है, ये ISI और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, उन लोगों ने अरेस्ट किया है। यानी कि इस केस को ना आर्मी के भी जो बड़ा सेंसिटिव मोस्ट सेंसिटिव सेल है वो डील कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो उसमें बड़ी चीजें हैं, बड़े लोगों को अगवा बराए तावान के केसेस हैं, तो बहुत ही कत्ल गारत के केसेस हैं, स्मगलिंग के बड़े बड़े केसेस हैं। तो ये एक बड़ी अजीब गरीब किस्म की बात है। तो ये नहीं लग रहा इस वक्त जो है सारा जो ऑपरेशन है वो सिर्फ MQM रिलेटेड रह गया है, यानी ना तो साउथ पंजाब में मैं कुछ देख रहा हूँ होते हुए, ना तो साउथ पंजाब में मतलब इससे पैसा लश्कर जंगी जो इंतहा पसंद ग्रुप है, ना तो पंजाब में जो हुकूमतें हैं उनके खिलाफ कुछ हो रहा है, ना तो अलीम खान और PTI के लोगों के खिलाफ कुछ हो रहा है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में। अभी ये सुना कि आसिम हुसैन जो हैं ये पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो भी MQM से रिलेटेड है। तो पीपल्स पार्टी में तो उसमें नाम को थे। तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि सारा कुछ MQM रिलेटेड है। तो राना सनाउल्लाह साहब भी मजे से घूम रहे हैं, राना सनाउल्लाह को किसी ने पूछा तक नहीं, वो तो मॉडल टाउन में लोगों को इतना बड़ा उनके ऊपर फैसला भी आ गया, उसके बाद धंधला में घूम रहे हैं। एग्जैक्टली उनका कोई उनके लिंक्स
सामने लोगों ने रखे कि इससे पैसा आवा लश्कर जंगी से और मलिक इसाक तक से उनके लिंक थे। दैट्स ट्रू। तो वो तो खुला तो यार अब बताइए तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। तो फिर तो ये वाली बात है कि एमकेएम का ये जो मौकिफ है, ये एमकेएम का मौकिफ है, लेकिन अगर देखा जाए कि या तो ये जो बात हो जाती है कि हर एक को टारगेट किया जा रहा है और इसमें आर्मी ने अपने ही कुछ जनरल्स को टारगेट किया। नहीं देखिए वो तो बहुत ही अब उनको सजा क्या दी है कि एक तो ये कि एक इजहार किया गया है अनकंफर्ट डिस्कंफर्ट का इजहार किया गया है, और दूसरा ये उनके कुछ रिटायरमेंट फंड रोक दिए गए। अब यार रिटायरमेंट फंड बाद में खोल दिए जाएंगे, मुझे और आपको थोड़ी पता चलेगा, नहीं भी लगेगी, किसी को क्या पता चलेगा। आपकी दुरुस्त है कि मतलब यार जब सिविलियन को पकड़ा जाता है तो 10 साल उसको कैद ही सिर्फ नहीं होती, उसकी जो किरदार कशी करवाई जाती है मीडिया पर, जो उसके साथ किया जाता है वो तो कुछ नहीं। मुशर्रफ साहब ने 10,000 कैनाल का जो जमीन थी शोहदा की, वो सियासी रिश्वतों में बांट दी किंग्स पार्टी के लोगों के लिए, उनका कुछ नहीं किया जाता, वो मजे से दंदनाते हुए। तो सवाल तो ये है कि फिर एमकेएम का ये जो गिला है तो इसमें कुछ सच्चाई भी है फिर। मतलब यार सच्चाई तो है इसमें, लेकिन अब ये देखिए मुझे एमक्यूएम के खिलाफ जाने से एमक्यूएम के खिलाफ जाने से मुझे कोई इतराज नहीं, हर एक के खिलाफ जाए, लेकिन पार्टी के खिलाफ भी गए, लियारी में तो गई है आर्मी। दैट्स ट्रू, आई एग्री कि जो लियारी गैंग्स के खिलाफ तो गई है और ये सब, लेकिन पंजाब में जब तक ये चीज नहीं आएगी इस इंटेंसिटी, मतलब पंजाब साउथ पंजाब में खासकर जहां पर सारे लश्कर हैं, सारे पंजाब में जब तक ये देखिए लश्कर तो बिल्कुल किसी उसके माफी के हकदार ही नहीं है, वो तो यार बिल्कुल उन्होंने तो कत्ल किया, तो ओपनली कहते हैं हमने मार दिया है लोगों को, तो अब आप बताइए क्या क्या करें। लेकिन वो तो मजहबी इंतहा पसंदी के जुमरे में आ गए। नहीं तो वो जंग शुरू हुई थी, ये तो मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ हुई थी ना, ये जो सारी थी टेररिज्म मजहबी टेररिज्म ही के खिलाफ। तो आप ये कह रहे हैं वजीरिस्तान में जो उनके मिलिटेंट विंग उनको खत्म कर दिया गया, लेकिन आइडियोलॉजिकल विंग्स जो है, आइडियोलॉजिकल विंग तो उनका पंजाब में बैठा है सारा, तो उसको तो आप छू नहीं रहे। खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर भी आपको चेक करना पड़ेगा, और रियासत लेकिन मलिक इसाक को तो भी उन्होंने वो किया। ये मलिक इसाक को मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट ने मरवाया, मतलब पंजाब हुकूमत। हाँ पंजाब हुकूमत ने, मतलब शुजा खानजादा साहब ने कहा जा रहा है कि उन्होंने तो कह भी दिया था कि हमने मारा है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि और भी मार देंगे हम, उसके बाद उन्हीं को मार दिया, उनको भी मार दिया, और उन्हें जिम्मेदारी कबूल कर दी कि हाँ जी हमने बदला ले लिया। हाँ सही बात है। क्या कर लिया? क्या कर लिया? कुछ नहीं किया उसने। लेकिन अब इसके बाद पंजाब हुकूमत में जो मौजूदा लोग हैं उनकी हिम्मत पड़ेगी अगले लश्कर जंगी के लोगों को मारने की? नहीं, यही तो सारी चीज है ना कि अब अगर उन्होंने मैसेज दे दिया शुजा खानजादा को असैसिनेट करके, लश्कर जंगी से पैसा ने मैसेज फौरन दे दिया, 2 हफ्ते के अंदर दे दिया। हाँ लेकिन यार ये है ना कि चीजें जो होती हैं ना कि वो इस पे पहुंच जाती हैं कि आप जो है हर वक्त प्रेशर में नहीं रहना चाहते, तो आप कहते हैं ठीक है अब आपने वॉर शुरू ही कर दी है तो वी विल गो बैक बी बिहाइंड यू। तो नहीं, राणा सुनाला सुना मीडिएटर रोल प्ले करते हैं दोनों तरफ। यार आई डोंट नो, अब यार राणा सनाउल्लाह जो है वो थोड़े लूज कैनन है, वो हर बात कह देते हैं, फिर उनका मीडिया वालों में उनकी कोई वो नहीं है, अच्छी रेपुटेशन नहीं है, तो मीडिया हमेशा उन्हें एक तरह से मजाक बना के उनकी वो करके ले आता है। तो आई डोंट नो कि क्या सच बात है, मुझे नहीं, मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी जिसमें कहा जा रहा हो जो कि ऑथेंटिक हो, जो कि लिखी गई हो रज़ा रूमी या इन लोगों के थ्रू किसी ने लिखी हो जिसमें राणा सनाउल्लाह की बातें की गई। और जहाँ तक इसका सवाल है कि वो उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे थे, अब वो तो आगे भी कर रही थी, तो यार अब वो उसका क्या कह सकते। ठीक है, अच्छा मिर्जा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, हम थोड़ा सा ओवर टाइम चले गए, तो मैं इसको बिल्कुल रैप अप करूंगा, बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली। ऑडियंस आपने मेरी और मिर्जा भाई की बात सुनी, कई सारी चीज़ें हमने कवर की, कोशिश की कि पाकिस्तान के हालात भी कवर हों और इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन है उसको भी कवर करें, और 1965 की जो जंग है उसके हवाले से भी कुछ हिस्टोरिकल जो वाक़यात हैं उनकी एनालिसिस भी करें। फेसबुक के ऊपर अक्सर लोग हमसे धर्म भरम रहते हैं और नाराज़ होते रहते हैं, अपना शिकवा करते रहते हैं। आप हमें अपनी आरा भेजिए, हमें बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किस चीज़ को, किस टॉपिक को हम जो है कवर करें सियासी तौर पे, वो हम कोशिश करें कवर करने की। और भाला जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं हम कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर इन दोनों ममालिक के हालात अच्छे हो जाए और पाकिस्तान के अपने हालात अच्छे हो जाएं। इंतहा पसंदी की जो जंग पाकिस्तान लड़ रहा है इसमें पाकिस्तान को कामयाबी हो, क्योंकि इससे सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का जो पूरा खित्ता है जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है उसकी भी कामयाबी होगी। इसके साथ ही फराज दरवेश को इजाज़त दीजिए फ्रॉम व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज़।